जब रॉयल एनफील्ड ने एक नई स्क्रैम्बलर लॉन्च करने का अनाउंस किया था तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और फैन दोनों ने अज्यूम कर लिया था कि ब्रांड अपना 450 सीसी वाला शेरपा इंजन उठाएगा और उसको एक छोटे फ्रेम में फिट कर देगा। लेकिन ब्रांड ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्चुअली ब्रांड ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने अपना 411 सीसी का ऑलमोस्ट 10 साल पुराना प्लेटफॉर्म उठाया, उसमें कुछ मैकेनिकल चेंजेस किए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया और स्क्रैम 440 को लॉन्च कर दिया। अब पहली नज़र में ये डिसीजन थोड़ा स्टूपिड लगता है। जब आपके पास ऑलरेडी शेल्फ पे एक लिक्विड कूल्ड मॉडर्न 40 bhp बनाने वाला इंजन रखा हुआ है तो आपने पुराना इंजन क्यों यूज़ किया? मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगा था, पर मुझे अपने इस सवाल का जवाब इस बाइक को चलाने के बाद मिल गया। कैसी है ये बाइक चलाने में एज अ कम्यूटर, एज एन एडवेंचर टूरर, इन्हीं सब चीज़ों की आज इस वीडियो में बात करेंगे। आई एम योगेश, यू आर वॉचिंग 91 Wheels एंड वेलकम टू द डिटेल राइड रिव्यू ऑफ दिस स्क्रैम 440। अब आते हैं इस बाइक के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट पे, जो कि है इसका इंजन। रॉयल एनफील्ड ने इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अपना पुराना 411 सीसी प्लेटफॉर्म यूज़ किया, उसमें कुछ मैकेनिकल चेंजेस किए, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया, बोर में चेंजेस किए और इस बाइक को लॉन्च कर दिया। तो अगर पावर फिगर्स की बात करें तो एक मॉडेस्ट जंप है ऑन पेपर। ये बाइक बनाती है 25.3 bhp का पावर और 34 Nm का टॉर्क, जो कि अगर 411 सीसी वाले प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो एक डिसेंट जंप है। पर इस बाइक में कुछ मैकेनिकल चेंजेस किए हैं, इसके बोर में चेंजेस हुए हैं और इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि आपको पहले 411 सीसी वाले इंजन के साथ आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स पेयर्ड मिलता था। तो इसमें अब जो एक नया गियर ऐड हुआ है वो बहुत आपको राइडिंग एक्सपीरियंस आपका बेटर करता है। अगर आप 105, 110 के स्पीड पे चलते हैं हाईवेज पे तो आपको एकदम कोई वाइब्रेशन नहीं फील होने वाली है। जो 6th गियर ऐड किया गया है वो काफ़ी हेल्प करता है अगर आप हाईवे राइडर हैं तो। और इस बाइक का जो लो एंड और मिड रेंज टॉर्क है काफ़ी आपको इम्प्रेस करने वाला है। एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अगर सिटी में ज़्यादातर चलाते हैं, आप इजीली 5th गियर में आप इस बाइक को 50 से 60 की स्पीड में चला सकते हैं। आपको कोई गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बाइक ईजिली मूव करती है। अब बात करते हैं राइड डायनामिक्स की। बाइक का जो वेट है 197 kg का है, जो कि 12 से 13 किलो ज़्यादा है अपने राइवल से। अगर इसके राइवल से कंपेयर करूँ, ESD स्क्रैम्बलर से कंपेयर करूँ इसको तो, और जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वेट है बाइक का कंपोज्ड है, बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर आप हाई स्पीड में चलते हैं, आप सिटी में ज़्यादा राइड करते हैं, सिग्नल्स पे आप खड़े होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन आप इसको एकदम अच्छे से हैंडल कर लेने वाले हैं। बाइक एकदम स्टेबल रहती है, अपना वेट अपने आप हैंडल कर लेती है। बट एक चीज़ जो है, बाइक की जो सीट हाइट है 795 mm की है। तो अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" है तो आप इसको ईजिली हैंडल कर लेने वाले हो। अगर आपकी उससे थोड़ी कम हाइट है तो आपको थोड़ा टिप टो करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है बाइक को हैंडल करने में। और एक चीज़, जो एक कमी मुझे इसमें फ़ील हुई एर्गोनॉमिक फ्रंट पे, तो बाइक की जो सीट है, एक उसकी सीट हाइट ज़्यादा है और दूसरी बात, जब आप बैठते हैं, आप इसको राइड करते हैं तो राइडर का जो कंफर्ट है बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ फील होता है, क्योंकि सीट की जो कुशनिंग है, जो सीट की जो पैडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, जो कि एक मुझे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ फील होता है। अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप इसको टूरिंग पर्पज़ के लिए लेते हैं, अगर आप इसको लॉन्ग कम्यूट्स करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक आफ्टर मार्केट सीट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये सीट बहुत डिस्कम्फर्ट देने वाली है डेली राइडिंग में। सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलता है, जिनका ट्रैवल 190 mm का है और पीछे आपको स्प्रिंग बेस सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिनका ट्रैवल 180 mm का है। अब कैसा परफॉर्म करता है सस्पेंशन, उसकी भी बात कर लेते हैं। आगे का जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आप पॉट होल्स हिट करते हैं हाई स्पीड में, कोई आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, आपकी बैक पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। आराम से जो है पॉट होल्स को टैकल कर लेती है बाइक। रियर सस्पेंशन क्योंकि थोड़ा स्टिफर साइड पे ट्यून्ड है तो सिटी में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप एडवेंचर्स करते हैं, आप ओकेजनल एडवेंचर टूर पे जाते हैं तो आपको यही जो कॉन मैंने बताया अभी स्टिफ सस्पेंशन होने का, आपको फील होगा कि ये बाइक का प्रो है। क्योंकि ऑफ रोडिंग के मामले में जब बात आती है तो ये बाइक एकदम स्टेबल परफॉर्म करती है और सिर्फ रियर सस्पेंशन के स्टिफ होने की वजह से ही ये बाइक थोड़ी स्टेबल और ज़्यादा फील होती है अगर आप अनपेव्ड पास पे जाते हो तो। ऑल इन ऑल ये बाइक शार्प हैंडलिंग के लिए नहीं बनी, ये आपको अटमोस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनी है। चाहे वो ऑफ रोड हो, चाहे वो सिटी राइड्स हो, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो, चाहे एडवेंचर्स हो, ये बाइक आपको एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाली है। आपको एकदम कंफर्टेबल टूर आपका होने वाला है।
अर्गोनॉमिक की अगर बात करें तो बाइक की सीट हाइट 795 mm की है, जो कि आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'8" तक है। अगर आप उससे छोटे हैं तो एक थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको होने वाला है, टिप टो आपको करना पड़ेगा, जो कि बाइक के ज़्यादा वेट होने की वजह से आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा, आप नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं सिटी राइडिंग में आप इसको मैनेज। और दूसरा बात करते हैं राइडिंग पोस्चर की। बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत कमांडिंग है, अपराइट रहता है। तो आपको अगर आप लॉन्ग कम्यूट करते हैं, आप एडवेंचर टूर पे जाते हैं, तो आपके लिए एकदम आप ऐसे बैठते हैं बाइक पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी बैक में कोई पेन आपको नहीं होने वाला है, इवन अगर लॉन्ग टूर्स आप करते हैं। लेकिन अगर अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो बाइक के कुछ कॉन्स भी मुझे मेजर फील हुए। अब जैसे मैं इस सीट पे बैठा हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ इसके सीट का डिज़ाइन। अब ये सीट यहाँ से यहाँ तक राइडर के लिए है, ये पिलियन के लिए सीट है। जब राइडर यहाँ पर बैठता है तो ये सीट किसी ना किसी तरीके से राइडर को एक स्कूप्ड अप कर लेती है, और इसकी थिन कुशनिंग, इसकी थिन पैडिंग होने की वजह से राइडर बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है। और आप जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, लेट मी शो यू, आप जब इसको राइड कर रहे होंगे, आप जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो आप एकदम आगे पुश होंगे फ्यूल टैंक की तरफ, जो कि बहुत डिस्कम्फर्ट आपको देने वाला है, देगा। अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट देगा ये चीज़। तो रॉयल एनफील्ड, यू शुड इम्प्रूव द सीट ऑफ दिस बाइक बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू द राइडर वाइल राइडिंग। और एक और चीज़ जो मैंने इसको चलाते हुए फील करी, जो फुट पैक्स की प्लेसमेंट है इस बाइक में, वो कहीं ना कहीं जब आप सिग्नल पे खड़े हैं, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, तो आप जहाँ नेचुरली अपने फ्लैट फुट कर रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं जो फुट पैक है इस बाइक के वो क्लैश कर रहे हैं मेरे पैरों के साथ। तो ये एक आपको कहीं ना कहीं फील होगा डेली राइडिंग में, एक इशू ये भी है, और ये सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने ब्रेकिंग हार्डवेयर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की है इस बाइक में, लेकिन जो ब्रेक लीवर का रिस्पॉन्स है वो आज भी काफ़ी वेग फील होता है, जो कि डेली राइडिंग में एक बहुत डिस्कम्फर्ट देने वाला है राइडर को। आई एम नॉट निट पिकिंग हेयर बट दिस शुड इम्प्रूव। फीचर्स की अगर बात करें तो बाइक में अब आप ऑल LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और आपको ट्रिपर नेविगेशन पॉड देखने को मिलता है एडिशनल। अभी जो हमारे साथ वेरिएंट है वो टॉप वेरिएंट है स्क्रैम 440 का। इसमें आपको अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं। तो अब पुराना रॉयल एनफील्ड वाला इशू सॉल्व हो चुका है, आपको पंचर का इशू अब नहीं होने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो रॉयल एनफील्ड ने इसका खास ध्यान रखा है कि एज दिस बाइक इज़ मेंट टू गो ऑन ऑफ रोडिंग एडवेंचर्स ओकेजनली, तो यहाँ पर आपको एक नया फ्रेम देखने को मिलता है जिसपे आप अपने टॉप बॉक्सेस को ईजिली माउंट कर सकते हो। तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको फ़ोन चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है यहाँ पर, बट लाइक ऑल अदर रॉयल एनफील्ड बाइक्स, यहाँ पर भी इस बाइक में भी जो प्लेसमेंट है चार्जिंग पोर्ट की वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है, तो आपको इसको यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है डेली लाइफ में। सो ये था फीचर्स का रिव्यू। फीचर्स के मामले में बाइक सॉर्टेड फील होती है, जितना आपको चाहिए डेली लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाता है। बट अगर आप थोड़े गिमिक्स चाहने वाले, आपको थोड़े गिमिक्स चाहिए, आप LED, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, आपको थोड़ा गिमिक वाली अप्रोच रॉयल एनफील्ड कभी रही नहीं है और ना ही रहने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि रॉयल एनफील्ड आपको डेली यूजेज में जो चीज़ें चाहिए उन पर ज़्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ गिविंग गिमिक्स इन देयर बाइक्स। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की और आपको 2026 में इस बाइक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली इफ़ यू आर आउट इन द मार्केट टू बाय अ बाइक विद द इंजन रेंजिंग बिटवीन 350 cc टू 400 cc, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है मार्केट में। आपके पास स्क्रैम 440 है, आपके पास ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X लेने का ऑप्शन है। जो मार्केट में जो स्क्रैम्बलर्स है इतनी अवेलेबल नहीं है इंडिया मार्केट में, तो कंपटीशन बेसिकली इन दो बाइकों में ही है, स्क्रैम 440 और स्क्रैम्बलर 400X। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों में से आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए और क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप रॉ परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप एक कंफर्टेबल टूरर चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली स्क्रैम 440 के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका फोकस जो है, अगर आपका फोकस रिफाइनमेंट है और आपको एक अच्छा शार्प रिस्पॉन्सिव इंजन आपको आपकी प्रेफरेंस है, तो आपको डेफिनेटली ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी शार्प रिस्पॉन्स मिलता है, उसमें आपको बेटर हैंडलिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो गेम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिफाइनमेंट पे ना होके उनका जो फोकस रहता है उनका रॉ परफॉर्मेंस पे रहता है। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड फ़ैन हैं, अगर आपको रॉ परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली आपको स्क्रैम 440 के लिए जाना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X लेते हैं तो आपको ऑफ रोडिंग पोटेंशियल उसमें आपको इतना बेहतर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बाइक आपको सिटी जो है राइडिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत उसमें रिफाइनमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप इस बाइक को एडवेंचर टूरर की तरह आप इसको यूज़ करने वाले हैं,
तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस बेटर रहने वाला है। इस बाइक में आपको रॉ परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। अगर आपको एक ऐसा इंजन चाहिए जो कहीं भी आपको आपका साथ दे, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका डीलरशिप या सर्विस नेटवर्क आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाए ईजीली, तो आपको स्क्रैम 440 के लिए जाना चाहिए एनी डे। और प्राइसिंग फ्रंट में भी अगर कंपैरिजन करें तो स्क्रैम 440 आपको अराउंड 35 से 40 हज़ार सस्ती पड़ती है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X से। तो उसी के साथ अगर आपको कम प्राइसिंग के साथ अगर आपको बेटर ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको रॉ परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिल रही है, तो आपको डेफिनेटली आपका डिसीजन मैंने आप पे छोड़ दिया है। आप डिसाइड करें आपकी जो प्रेफरेंस है। अगर रॉ परफॉर्मेंस आपकी प्रेफरेंस है तो आप स्क्रैम 440 के लिए जाएं। अगर आपका फोकस रिफाइनमेंट है और सिटी का राइडिंग एक्सपीरियंस बेटर होना है तो आपको एनी डे स्क्रैम्बलर 400X के लिए जाना चाहिए। मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ बिल्कुल। आप अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करें कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। तो ये था मेरा डिटेल राइड रिव्यू ऑफ द स्क्रैम 440। अगर आपके कुछ डाउट्स बच गए हैं इस बाइक को लेके तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स, क्योंकि वी रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। एंड फॉर मोर सच डिटेल राइड रिव्यूज, सब्सक्राइब टू 91 Wheels and don't forget to press the bell icon.